इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्रिक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि मोशन हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो फार वी हैव डिस्कस हाउ टू ड्रॉ एबीडी using forces like gravitational pull, tension pull and normal reaction push. Today I am going to discuss a very special force called frictional force. Again, friction force is a part of contact force. So before discussing friction force, let's discuss about contact force. Now the question arises, what is contact force? Basically, contact force is an electromagnetic force which comes in action when molecular separation between two solid surfaces become very small. मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक एक टेबल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स, चार्ज एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लॉक विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल सरफेस, एंड ये जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल के सरफेस के एटम्स, ये एटम्स ऑफ द टेबल सरफेस है। अब ये जो आपको व्हाइट कलर के एटम्स दिख रहे हैं जो कि इसका पार्ट है, ब्लॉक का पार्ट है, और जो ग्रीन कलर के एटम्स हैं जो कि टेबल सरफेस का पार्ट है, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करेंगे और ये लोअर एटम्स अपर एटम्स को यानी कि टेबल के एटम्स को पुश करेंगे, और इनका जो डायरेक्शन होगा वो मान लीजिए कि ये हमारा एक नॉर्मल डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो इस लाइन से थीटा डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है, और इस कॉन्टैक्ट फोर्स को दिखाते हैं एफ ऑफ सी यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली इट इज एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, ठीक है। जो नॉर्मल है जो कि हमारा जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इस डायरेक्शन के साथ हमेशा ये थीटा एंगल बनाता है। बट देखिए, थीटा अलग अलग सिचुएशन में वेरी करेगा। कभी कभी ये थीटा हमारा जीरो होता है, ठीक है, और थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी आपको इसका रीजन पता लग जाएगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मैं यहां पे एक कंडीशन लिख रहा हूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, ठीक है। यहां पे मैं इक्वल साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, बट ये 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से टेबल के सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, वो थीटा एंगल पे, और एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो एक इसका जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम बोलेंगे एफ ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा उसको बोलेंगे एफ सी कॉस थीटा, बिकॉज इनके बीच में एंगल थीटा है। और ये जो कंपोनेंट होगा इसको बोलेंगे एफ सी साइन ऑफ थीटा। बच्चों, अब कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, और जैसे ही हमने कंपोनेंट में से ब्रेक कर दिया वी कैन रिमूव दिस फोर्स। तो बेसिकली जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक अलोंग द सरफेस। तो मैं कह सकता हूं कि दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और ये जो फोर्स है इट इज अलोंग द सरफेस। यहां पे सरफेस से मेरा मतलब है कॉमन सरफेस, ठीक है। तो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस और एक अलोंग द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। अब बच्चों देखिए,
ये जो आप देख रहे हो ना परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इसी फोर्स को, कॉन्टैक्ट फोर्स के इस कंपोनेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे कि मैंने पहले जब नॉर्मल रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन इस पार्ट को बोलेंगे, राइट। और इस कंपोनेंट को, जो कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग द सरफेस होता है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग जनरली एफ से दिखाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एफ से, और कांटेक्ट फोर्स को एन या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एन या फिर आर से दिखाते हैं। तो हियर वी कैन राइट नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कांटेक्ट फोर्स टाइम्स कॉस ऑफ थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स टाइम्स साइन ऑफ थीटा, ठीक है। हमारे पास यहां पे दो इक्वेशन आ गए, 1 एंड दिस इज 2। बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, n को f से डिवाइड करूं और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, n अपॉन f इक्वल टू एफ सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा हमारे पास क्या, cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, ठीक है ना, रिवर्स कर दूं, तो मेरा f अपॉन n इक्वल टू कॉट का रिवर्स क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉट थीटा, दैट इज 1 अपॉन कॉट थीटा विच इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो f अपॉन n इक्वल टू tan ऑफ थीटा। जो एंगल है, कॉन्टैक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये प्योरली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस। जो दो मटेरियल आप यूज कर रहे हो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ ब्लॉक का जो मटेरियल है उस पे थीटा डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इंटरैक्शन दो तरह के सरफेसेस के बीच में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो एंगल है, इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द सरफेसेस, नेचर ऑफ बोथ ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, राइट। सो ये इसीलिए अगर मैं इसके ऊपर मान लीजिए हमने एक वुडन ब्लॉक रखा है, यहां पे मान लो आयरन ब्लॉक रखा हूं, तो हो सकता है ये थीटा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेचर चेंज हो रहा है। आप किसी भी दो में से किसी भी एक का सरफेस का नेचर अगर आप चेंज करोगे या मटेरियल का नेचर चेंज करोगे तो थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर दोनों को भी चेंज करते हो, कुछ और एक अलग सा पेयर लेकर आते हैं बॉडीज का, तो भी हमारा थीटा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो प्योरली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो f अपॉन n इक्वल टू tan थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू। इसका मतलब यह होगा बच्चों कि f जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास म्यू टाइम्स n, f इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो बच्चों इस तरह से हमने फ्रिक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन से रिलेट कर दिया, ठीक है, ओके। अब बच्चों मैं एक बात आपको बता रहा था यहां पे कि y थीटा कैन नॉट बी 90। अब आप देखिए थीटा की वैल्यू मैं 90 रख दूं तो म्यू उसके लिए डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि tan ऑफ 90 डिग्री इज टेंडिंग टू, बेसिकली टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तो हम म्यू के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो म्यू ऑल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि नेचर ऑफ द सर्फेसेस के बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे और इसकी म्यू की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर कैन नॉट बी डिफाइंड, दैट्स व्हाई थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कैन नॉट बी 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने ये देख लिया कि व्हाट इज, तो यहां से हमने देख लिया कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके।
फ्रिक्शन फोर्स इज अ अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है एंड इट अपोजेज रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या तो ये रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस को अपोज करता है, या फिर किसी, अगर मान लीजिए मोशन नहीं है, दो बॉडीज के बीच में मोशन नहीं है, तो इनके बीच की जो मूव करने की टेंडेंसी है उसको भी रोकता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्रिक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि मोशन हो। फ्रिक्शन लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पे रिलेटिव मोशन हो। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोशन यूज नहीं करेंगे, मोशन टर्म, मोशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे रिलेटिव मोशन, राइट। तो फिर भी आपको मैं बता दूं कि दो क्लियर केसेस होंगे बच्चों। एक जगह पे हो सकता है कि रिलेटिव मोशन हो, अगर रिलेटिव मोशन है तो सडनली वहां पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अगर सरफेस में एक रफनेस है, उसके लिए म्यू डिफाइंड है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि दो बॉडीज आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उनमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। हमें क्या देखना पड़ेगा, उनकी टेंडेंसी, मोशन के लिए उनके पास टेंडेंसी है, क्या वो मोशन करना चाहते हैं, क्या उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता था, या वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तब भी वहां पे फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दो डिफरेंट सिचुएशन में लग सकता है। एक तो उनके बीच में वी रिलेटिव, अगर हम इसको वी रिलेटिव के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो वी रिलेटिव ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या तो जीरो होगा, मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, या दूसरा केस ये हो सकता है कि वी रिलेटिव बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉट इक्वल टू जीरो। या तो रिलेटिव मोशन है या फिर रिलेटिव मोशन नहीं है। देखिए, अगर रिलेटिव मोशन है तो इसमें एकदम क्लियर है, इसमें तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं बच्चों। रिलेटिव मोशन नहीं है तो यह हो सकता है कि उसके अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन जीरो हो, नहीं हो सकता है कि उनके अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब उसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन हो सकता है। तो देखिए, अगर टेंडेंसी, देखिए कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स सर्टेनली जीरो होगा, राइट। और अगर रिलेटिव मोशन है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स नॉन जीरो होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही होगा। एक चीज अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, फ्रिक्शन के जो नेचर है ना, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी होते हैं इसके। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, स्टैटिक वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि वहां पे रेस्ट है। अब ये रेस्ट का मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो वहां पे हमारा जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहां पे नो रिलेटिव मोशन, तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन कुड बी स्टैटिक फ्रिक्शन। और जहां पे रिलेटिव मोशन है वहां पे जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो दो कैटेगरी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल आपको क्लियर है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली जहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और जहां पे रिलेटिव मोशन है वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मैंने बताया कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो भी चांसेस हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हो, जैसे कि टेंडेंसी चेक करनी होती है वहां पे। अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन है यानी कि नॉन जीरो है तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, और टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है
तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि ये टेंडेंसी ऑफ मोशन चेक कैसे करते हैं, तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि टेंडेंसी ऑफ मोशन कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंडेंसी ऑफ मोशन ना होना, टेंडेंसी ऑफ मोशन होना, और एक और सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं कि मतलब टेंडेंसी तो है, बिल्कुल वर्ज पे है, मतलब इतनी टेंडेंसी कि अगर जरा भी और इसको पुश मिल जाए तो वो बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन। तो एक होता है क्रिटिकल टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। जब जो ब्लॉक है इनके बीच में रिलेटिव मोशन जस्ट होने ही वाला है, वो एक सिचुएशन होता है। तो व्हेन नो रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी कुड बी जीरो, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो सकता है, और एक ऐसा सिचुएशन इसी में जहां पे एकदम क्रिटिकल स्टेज पे है, मतलब अब वो मोशन करने ही वाला है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये जो बीच का सिचुएशन है कि टेंडेंसी है बट क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के ये जो सिचुएशन है इसका नो फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं जब टेंडेंसी ऑफ मोशन है जो कि नो टेंडेंसी ऑफ मोशन और क्रिटिकल के बीच का सिचुएशन है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। यहां पे पूरा का पूरा हम लॉजिक और सिचुएशन से कैलकुलेट करते हैं। बट ये जो क्रिटिकल टेंडेंसी का केस है, यहां पे हमें फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला मिलता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे मैं स्टैटिक भी लिख देता हूं। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे कि अभी एक रिलेशन आया था ना, जिसमें नॉर्मल को फ्रिक्शन फोर्स और म्यू के साथ कनेक्ट करा था, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा म्यू एस, बट यहां पे म्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, म्यू एस टर्म देंगे, क्योंकि देखिए अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू को हम म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम इसे म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं म्यू आपको ये बता देता है कि अगर बॉडी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यानी कि म्यू एस है, और अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो उनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होगा, म्यू के, राइट। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस टाइम एन नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस टाइम नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द लिमिट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एंड लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? लिमिट का मतलब है इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज द अल्टीमेट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इट ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 to म्यू एस इंटू एन, यानी कि मैक्सिमम एंड ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस इंटू एन हो सकती है। इसके बीच में आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, राइट। तो आप कभी भी डायरेक्टली आप ऐसे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उसमें अगर किसी ने पूछा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आपने फटाफट म्यू एस इंटू एन लगा दिया। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये जरूरत के हिसाब से अपने फोर्स को यूज करता है। अगर मान लीजिए मेरे जेब में 10 रुपए हैं और मुझे कोई चीज खरीदनी है जिसकी कीमत 1 रुपया है, तो मैं क्या करूंगा?
क्या मैं पूरे 10 रुपए खर्च कर दूंगा, या सिर्फ 1 रुपए की चीज के लिए मैं सिर्फ अपने जेब से 1 रुपए निकाल के दूंगा। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 10 है, लेकिन जरूरत मुझे सिर्फ 1 रुपए की है, तो मैं सिर्फ 1 रुपए खर्चूंगा। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी टेंडेंसी को अपोज करने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वैल्यू यूज करता है। इसके पास मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, लेकिन क्या पता उसकी जरूरत उससे कम हो, तो उस मोमेंट पे सिर्फ वो उतना ही वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की यूज करेगा, राइट। इसीलिए ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। मतलब आपको बहुत ही एनालाइज करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते। दो, आपका जो सेकेंड टाइप का फ्रिक्शन फोर्स है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसका एक ही फॉर्मूला है, मतलब इसका सिर्फ फॉर्मूला है। मतलब आपको इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो यूनिक वैल्यू फोर्स है। मतलब उसकी एक ही वैल्यू होती है, उसका कोई रेंज नहीं होता, उसको हम रेंज फोर्स नहीं बोल सकते। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलेंगे रेंज फोर्स। क्यों? क्योंकि ये इसका रेंज 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन तक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेंज फोर्स। यानी कि ये एक सर्टेन वैल्यू से लेकर सर्टेन वैल्यू तक के कोई भी वैल्यू का फोर्स हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ यूनिक वैल्यूड फोर्स, यानी कि इसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के क्वेश्चन डील करना थोड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि उसमें एक ही, अगर ये हम पता कर पाए कि वहां पे रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देते हैं और उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन लिख देते हैं। बट स्टैटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होगा बच्चों। सो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने के टाइम आप बिल्कुल अलर्ट रहें और बिल्कुल सीधा सीधा जंप ना करें फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है ना। ये आप ये ट्रैप है, देखा जाए तो ये फॉर्मूला ना एक ट्रैप है, तो बिना समझे बिना जाने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज ना करें आप। हाँ, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जस्ट टू नो कि इसका रेंज क्या है, ये कहां तक अपना फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी कुछ सिचुएशन बता देता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हमें डील करना चाहिए, कैसे ये वेरिएबल है, कैसे सेल्फ एडजस्टिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिचुएशन से समझाता हूं। देखिए कुछ स्टेप्स हैं, आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू जो वहां पे लग रहे हैं वो आप निकाल सकते हो। इसको समझाने के लिए पहले मैं एक एनालॉजी लेता हूं, एक टेंशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये सीलिंग के साथ एक स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग हमने लगा दिया और उसमें एक वेट लगा दिया। अभी वेट की वैल्यू मैं वेरिएबल हो गया तो मैं बताता रहूँगा। पहले मैं आपको इस स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ। सपोज करो कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो मैक्सिमम 100 न्यूटन हो सकता है। मतलब 100 न्यूटन का जैसे टेंशन इसमें डेवलप होगा ये टूट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट पता लगे, इसका मतलब टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन रस्सी में जो हो सकता है, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, टेंशन 0 टू टेंशन 100 न्यूटन। मतलब 0 न्यूटन से 100 न्यूटन तक ही टेंशन इसमें डेवलप हो सकता है। अब मान लीजिए कि हमने इसमें अभी कोई मास नहीं डाला, कोई वेट नहीं डाला इस पे, तो इसमें टेंशन कितना होगा, है ना। तो आपका आंसर होगा, क्योंकि m यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि t और यहाँ पे क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, राइट। तो हम बोलेंगे कि t इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब मान लीजिए g की वैल्यू 10 है और मास हमने लिया है 0.5 kg। तो पहले सिचुएशन में
m की वैल्यू 0.5 kg ले लेता हूँ, तो हमारा टेंशन क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो टेंशन होगा वो क्या होगा 0.5 टाइम्स 10 दैट इज 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का टेंशन इसमें लग रहा है। क्या ये झेल पाएगा, क्या इसको इस वेट को बैलेंस कर पाएगा, और इसमें टेंशन अभी 5 न्यूटन ही होगा। अगर मैं मास को 0.5 kg से 1 kg कर दूं, तो अब टेंशन क्या होगा, क्योंकि T इक्वल टू यहाँ पे इस सिचुएशन में T इक्वल टू mg है, तो m की जगह 1 एंड g की जगह 10, तो क्या होगा 10 न्यूटन हो गया। तो सेकेंड सिचुएशन में हमारा जो टेंशन हो गया 10 न्यूटन। तो अभी हम ये बोलेंगे कि टेंशन पहले 5 न्यूटन था, अब 10 न्यूटन हो गया। इसी तरह से अगर हम मासेस को बढ़ाते रहे, है ना, मान लीजिए कि इसमें 0.5 लिया था, इसमें 1 kg लिया था, मान लो कि m की वैल्यू 5 kg आ गई, ठीक है ना। अगर m की वैल्यू 5 kg है तो हमारा टेंशन क्या होगा, थर्ड सिचुएशन है ये, तो 5 इंटू जी, है ना, ये 50 न्यूटन का होगा। तो टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन तक आ गई, और ये टेंशन 50 न्यूटन इसमें जब मेजर करेंगे, है ना, तो इसमें 50 न्यूटन दिखा रहा होगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि यहां पे टेंशन फोर्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। जब उसे 0.5 kg का मास हैंग करने की जरूरत पड़ी, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग, उसी के वेट के अकॉर्डिंग उतना ही टेंशन ऊपर लगा दिया, सो दैट बॉडी रेस्ट में रहे, ठीक है ना। जब 1 kg वेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग टेंशन फोर्स एडजस्ट कर लिया अपने, उसने 5 से बढ़ाकर 10 कर लिया, ठीक है। इस तरह से 5 kg पे 50 न्यूटन कर लिया। इसी तरह से अगर हम आ जाएं और एक सिचुएशन ले लें जिसमें हमने मास को 10 kg ले लेते हैं, है ना, या फिर ऐसा करते हैं 9.9999 kg ले लेते हैं, तो हमारा टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या हो जाएगा 99.9999 न्यूटन्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन तक भी रोप जो है टेंशन फोर्स एग्जर्ट करेगा, मतलब उसके अंदर टेंशन होगा जो कि बॉडी को बैलेंस करेगा। यानी कि हम 99.999 तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर मैं मास 10 kg ले लूंगा, तो टेंशन हो जाएगा 10 kg इंटू 10 100 न्यूटन, और यहां पे ब्लॉक स्ट्रिंग से अलग हो जाएगा, क्योंकि उस स्ट्रिंग की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो 100 न्यूटन तक के वेट को बैलेंस करने के लिए है, इसलिए वो वहां पे टूट जाएगा, राइट। तो इसी तरह से जैसे यहां पे हमने देखा कि टेंशन एक एडजस्टिंग फोर्स है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, ठीक है बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करता है, जहां पे जितनी जरूरत होती है उसका भी, जैसे इसमें 100 न्यूटन मैंने बोला कि ये इसमें 100 न्यूटन तक इसमें इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 न्यूटन के वेट को बैलेंस करने के लिए है। उसी तरह से हम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, वो उसकी लिमिट है, वहां तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज जितनी जरूरत होगी उतना ही वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो मैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर एक ब्लॉक जिसके जो मास है वो 2 kg है। जैसे 2 kg का एक ब्लॉक टेबल सरफेस पे रखा हुआ है और टेबल सरफेस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, और इसके सरफेस के लिए जो म्यू की वैल्यू है, म्यू दो तरह के होते हैं, म्यू एस एंड म्यू के। म्यू एस गिवन है लेट्स से 0.5 एंड म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.4। जनरली म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है, ठीक है ना। अब यहां पे इस सिचुएशन में अगर आपको बोला जाए ड्रॉ एबीडी एंड कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स, तो अगर हम एबीडी ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द अदर सरफेस, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और इसका mg 2 इंटू जी यानी 2 इंटू 10, मैं 10 ले रहा हूँ g की वैल्यू, तो ये 20 न्यूटन यहाँ पे आ गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन। सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक अलोंग दिस एक्सिस, तो हम लोग ये कह सकते हैं
कि n पॉजिटिव -20 इक्वल टू मास इंटू नो एक्सेलरेशन, सो नॉर्मल इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट। तो नॉर्मल फोर्स जो है क्या है, ये 20 न्यूटन है। यहाँ पे n इक्वल टू 20 न्यूटन्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू? क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि 20 नॉर्मल रिएक्शन इंटू म्यू, इधर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 न्यूटन, और अगर 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 न्यूटन। क्या आपका आंसर 8 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन है? अगर ऐसा है तो आप गलत हो। यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0 होगी। आप बोलोगे सर यहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी है, म्यू की वैल्यू भी है और हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो इसका आंसर 0 कैसे है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि ये कौन से कैटेगरी, मैंने 2 कैटेगरी बताई थी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन वाली और एक काइनेटिक वाली, और दोनों इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनमें रिलेटिव मोशन है या नहीं है। अब यहां पे देखिए कि ये ब्लॉक सिंपली प्लेस्ड है और कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू के इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के इंटू एन, है ना। मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के मीन्स 0.4 इंटू एन 20, यहां पे क्या हो गया 8 न्यूटन्स। ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर फिर हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को डील करना चाहिए? पहला स्टेप जो आप लोगे वो ये लोगे कि आप पहले जज करोगे कि उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, उसको आप साइड में कर दो। अब रही बात स्टैटिक फ्रिक्शन में। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की भी मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, देखा जाए तो एक टेंडेंसी नहीं है ऑफ मोशन, दूसरा टेंडेंसी है, और तीसरा जो टेंडेंसी का लिमिट है, मतलब उसके बाद जरा भी कुछ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो मूव कर जाएगा, यानी कि मतलब रेस्ट और मोशन के बिल्कुल बीच में है। इस सिचुएशन को बोलते हैं क्रिटिकल स्टैटिक सिचुएशन। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये या तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन है नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि एक फ्रिक्शन तो नहीं है, रिलेटिव मोशन की वजह से तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा, या तो ये टेंडेंसी को अपोज करता है और इसकी टेंडेंसी हमें चेक करनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। अब टेंडेंसी कैसे चेक करते हैं? टेंडेंसी चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो आप स्टेप 1 आप ऐसे बोल सकते हो कि सबसे पहले सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान लो, ये सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट। तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं है और नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटेशन पुल के अलावा इस पे कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो आप ये बताओ कि यहां पे कोई ऐसा फोर्स है इन दोनों के अलावा, जो कि तो वर्टिकल डायरेक्शन में, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में एग्जिस्ट कर, हॉरिजॉन्टल, आई एम सो सॉरी, हॉरिजॉन्टल मुझे नहीं बोलना, हॉरिजॉन्टल का मेरा मतलब यहां पे इसलिए था, इस केस के लिए हॉरिजॉन्टल है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग, वो ऐसा हो या ऐसा हो या यूं हो, वो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग ही लग रहा होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स या तो इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, या फिर इस डायरेक्शन में होगा, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। तो इन दोनों डायरेक्शन में आप देखो कि कोई फोर्स लग रहा है, तो मुझे तो यहां पे कोई फोर्स नहीं दिख रहा है जो कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स के पास मतलब कोई काम नहीं है, मतलब उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो अपना फ्रिक्शन फोर्स खर्चे या वो फ्रिक्शन फोर्स लगाए। किसको अपोज करने के लिए लगाएगा? क्योंकि देखिए, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ से देखें तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? 0 है। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस
मस्ट बी जीरो, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो, तो नेट फोर्स मस्ट बी व्हाट, जीरो। इस एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब आप पहले से जीरो फोर्स लगा रहे हो, अब जीरो में क्या ऐड करें कि फिर से वो सम जीरो हो जाए? ऑब्वियसली जीरो, कोई फोर्स नहीं, मतलब पहले से कोई फोर्स नहीं, या मान लेते हैं कि पहले से फोर्स इस पे जीरो लग रहा है, अब फ्रिक्शन फोर्स भी लगाता है फोर्स, है ना, तो कितना लगाएगा सो दैट कि सम जीरो तो होना ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो ही होगा। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा उस एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा आप बताइए? फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं, लेकिन सम क्या होना चाहिए? जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। आई बात समझ? तो यहां पे कोई टेंडेंसी ही नहीं है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन या कोई भी फ्रिक्शन जो है, ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा क्योंकि मोशन नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बट इसमें टेंडेंसी भी नहीं है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा। तो यहां पे इसका जो आंसर है इस केस में सब कुछ है बच्चों, म्यू भी है, एन भी है, बट इसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो या फ्रिक्शन फोर्स बोले वो क्या है? जीरो न्यूटन। यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं। अब एक अलग सिचुएशन लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि वही सारा केस है, इसमें अगेन म्यू एस की वैल्यू 0.5 एंड म्यू के की वैल्यू 0.4 है, ठीक है, और मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन्स, राइट। अब इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या कोई भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अब हमें पता नहीं कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे रखा हुआ था, ठीक है, और मैंने 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया। बच्चों सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मोशन है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको करना चाहिए, स्टेप 1 में आप स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का हो सकता है वो कितना होगा। अगर आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एंड वेट 2 इंटू जी, है ना, 20, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नॉर्मल माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो 2 इंटू 0 दैट इज 0, n माइनस 20 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमें क्या करना है, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल सिचुएशन के लिए होता है जहां पे स्टैटिक बॉडी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मोशन में आ जाता है, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन, फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू है 0.5, ये हमने 0.5 लिया, एंड नॉर्मल इज 20 दैट इज 10 न्यूटन्स। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी, ये जो ब्लॉक है वो तब तक स्लाइड नहीं करेगा, तब तक उस क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं आएगा जब तक कि इस पे 10 न्यूटन का कोई फोर्स ना लगे, राइट। लेकिन यहां पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, 2 न्यूटन्स। अब देखिए ये 2 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि मूव कराने के लिए वी नीड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, राइट। तो इसका मतलब 10 न्यूटन से पहले ये मूव ही नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि इसको मूव कराने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए था और आपने सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, राइट। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। इसका मतलब ये भी हो गया
इट इंप्लाइज दैट सिग्मा ऑफ एफ एक्स मस्ट बी 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब ये 0 हो गया, एक फोर्स तो आपको नजर आ रहा है 2 न्यूटन, और अगर हम इसको फ्रिक्शनलेस एज्यूम कर लें तो क्या होगा, इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की होगी। अगर फ्रिक्शनलेस माना तो टेंडेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं। तो अगर फ्रिक्शनलेस होता और 2 न्यूटन का फोर्स लगाते तो ऑब्वियसली इधर मूव करता। तो यानी कि इसकी मूविंग टेंडेंसी किधर है, यहां पे टेंडेंसी है, क्योंकि जैसे ही मैं फ्रिक्शनलेस करूंगा ये मूव कर जाएगा। इट मींस इट हैज टेंडेंसी टू मूव। तो लेकिन ये हमने मैक्सिमम वैल्यू से हमने ये निकाल लिया कि मूव नहीं करेगा, 10 न्यूटन से पहले मूव नहीं करने वाला। तो हमने 2 न्यूटन लगाया और हमें पता कर लिया हमने कि एक्सेलरेशन होगा नहीं, मूव करेगा नहीं, तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0। टेंडेंसी इस तरफ है, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन है टेंडेंसी ऑफ मोशन का। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके टेंडेंसी ऑफ मोशन के डायरेक्शन को अपोज करता है। तो हमारा ये जो डायरेक्शन होगा ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। सो फोर्स कहां से आएगा बच्चों, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, तो हमेशा सेकेंड बॉडी उसे देगी, तो टेबल इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं होगा, अकेला फोर्स, अगर एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे, एक फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। हमें कम से कम 2 फोर्सेस चाहिए तभी नेट फोर्स 0 होगा। अगर पहला फोर्स नॉन जीरो वैल्यू का है तो हमें एक और फोर्स तो कम से कम चाहिए होगा उसे नलिफाई करने के लिए, राइट। तो यहां पे 2 न्यूटन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं है तो सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस मस्ट बी 0, ठीक है। तो इस 2 न्यूटन के फोर्स को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया, यहां पे लिख देता हूं पॉजिटिव 2 न्यूटन प्लस ऑफ माइनस एफ इक्वल टू 0। तो यहां पे एफ की वैल्यू क्या आ गई 2 न्यूटन्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2 न्यूटन, राइट। तो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। हाँ, म्यू एस या जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उसकी हेल्प से हमने ये तो देख लिया, ये देखना सीख लिया कि कब बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगी। सो बच्चों यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 2 न्यूटन्स आ गया। तो आपने देखा अभी तक हमने एज सच कोई फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया आंसर निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों फॉर्मूले यूज करो, या तो म्यू एस इंटू एन तो उससे 10 न्यूटन आता है, और म्यू के इंटू एन लगाओ तो 8 न्यूटन आता है, बट हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 2 न्यूटन्स, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमें हर बार सिचुएशन देखनी पड़ती है ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। हाँ, अगर मैं इसमें 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, ठीक है, या फिर 11 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो क्या होगा। आप मान लीजिए कि इसमें हम लोग इस केस में ब्लॉक के ऊपर 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये 2 kg का ब्लॉक है और हमने 11 न्यूटन का या फिर 12 न्यूटन का ले लेते हैं, 12 न्यूटन का फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दिया, और इसकी म्यू एस इज 0.5, म्यू के इज 0.4, नॉर्मल रिएक्शन, एंड ये mg 2g यानी 20 न्यूटन्स। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ गया था 20 न्यूटन्स, राइट। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 इंटू 20 दैट इज 10 न्यूटन्स, ठीक है। अब यहाँ पे 10 न्यूटन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन से ज़्यादा उसे होल्ड नहीं कर पाएगा, उस ब्लॉक को, मतलब बिना मूव कराएं उसको 10 न्यूटन तक ही होल्ड कर पाएगा, 10 से जरा भी ज़्यादा होगा तो वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने 12 न्यूटन लगाया है, हमने उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो 12 न्यूटन के फोर्स लगाने के बाद ऑब्वियसली ये मूव करने लग जाएगा बच्चों, राइट। और जब मूव करने लग जाएगा तो हमारा नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही रिलेटिव मोशन आता है तो हमारा नेचर ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है काइनेटिक, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हैज अ फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे
ये जो ब्लॉक है उस पर रिलेटिव मोशन होगा, वो इस तरफ मूव करने लग जाएगा, यानी एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तो एक तो हमने फोर्स लगाया इस तरफ 12 न्यूटन का, और फ्रिक्शन इसे अपोज करने के लिए अपोजिट, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन इस तरफ हो रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। इट ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों दोनों टर्म पे ध्यान देना, रिलेटिव मोशन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेटिव मोशन, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेटिव मोशन किधर है? राइट साइड में है, इसलिए फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा, और ये इसका जो नेचर होगा वो काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज यूनिक वैल्यूड फोर्स। यहाँ पे एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन। बच्चों म्यू के, अब म्यू एस का कोई रोल नहीं है, अब क्योंकि मोशन हो गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.4 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज 20, दैट इज 8 न्यूटन्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 न्यूटन्स। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई फिर एक्सेलरेशन क्या है, तो आपने जब इसकी वैल्यू 8 न्यूटन कैलकुलेट कर ली है, इधर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम सारा फोर्स कैलकुलेट करें, फोर्स नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या हो गया बच्चों? ये 12 + 12 एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, इसको हमने नेगेटिव कन्वेंशन में नेगेटिव लिया है, इसको पॉजिटिव लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 + -8, मास इज 2, एक्सेलरेशन अभी पता नहीं है, 12 - 8 4, 2 × a, सो a is equal to 4 / 2, दैट इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर कराएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।